स्टार्ट करने से 2 मिनट के लिए ईश्वर से हाथ जोड़कर एक कामना कीजिए कि आप इस कोर्स में जो इच्छा रखते हैं, इस कोर्स के माध्यम से वो इच्छा आपकी पूर्ण हो और मैं भी सफलतापूर्वक उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने में समर्थ रहूं। तो 2 मिनट के लिए आप प्रार्थना कीजिए। कुछ लोगों को साउंड का इशू आ रहा है, तो आप लोग अपने पास में जरा देखिएगा, आपका ऑडियो सिस्टम में कुछ इशू हो सकता है। बेसिकली ये जो कोर्स हम लोगों ने रखा है, जिसको हमने केपी बेसिक नाम दिया है, इसको बेसिक नाम क्यों दिया है मैं पहले उसके बारे में बात करूंगा एंड देन हम आगे चलेंगे। तो इसका नाम बेसिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक का अर्थ ये है कि हम जो पद्धति यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, जिन रूल्स को यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रूल्स हैं जो कृष्णा मूर्ति जी ने केपी पद्धति को इजाद करते समय जिनका यूज किया, जिनको उन्होंने प्रिडिक्शन के लिए यूज किया, तो हम उसके तहत ही इस कोर्स को पढ़ेंगे। तो आप सब लोग अपना पेन कॉपी जो है वो रेडी रखिएगा। अपना हॉरोस्कोप जो है वो भी आपके सामने रहे, ठीक है। लेकिन 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनको मैं आप लोगों से पहले क्लियर कर दूं कि जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाएं, तो आप लोगों से विनती है कि आप उनको फॉलो कीजिएगा अच्छे से। सेकंड ये है कि जब हम ज्योतिष सीखते हैं, जब हमें कोई नई चीज पता चलती है, तो हमारे मन में जो उत्सुकता रहती है अपने चार्ट के प्रति, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें अचानक से कोई रूल जो है वो पता चलता है तो हम उसको तुरंत अपने चार्ट पर लगाते हैं। तो एकदम से जजमेंटल नहीं होना है। जजमेंटल इन द सेंस कि थोड़ा सा रूल को पहले समझना है, समझने के बाद उसको टेस्ट करना है। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि कोई रूल ऐसा आपको मिलेगा जो आपके हॉरोस्कोप पर हो सकता है वो उतनी सटीकता से काम ना करे जो बाकी हॉरोस्कोप पर कर रहा है। तो इसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि केपी एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो सरलता से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे कुंडलियों पर, आपके अपने आप जो पकड़ है केपी एस्ट्रोलॉजी पर वो बहुत बारीक हो जाएगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो एक बहुत ही कॉमन रूल है जिसको आज तक आप लोग सुनते आए होंगे, वो एक रूल ये है कि केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है, ये कहती है कि हर घर से 12वां घर उसकी हानि करता है। सब लोगों ने सुना है रूल? ठीक है। कैसे हानि करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी घर को उठा लीजिए। लेट से आप 4th हाउस की बात करते हैं, तो यहां पर जितने भी लोग हैं वो सब लोग जानते हैं कि चौथा भाव किस चीज का है। चौथा भाव आपके घर का है, उस जगह का है, उस निवास स्थान का है जहां आप रह रहे हैं। तो चौथे घर की हानि कौन करेगा? केपी रूल्स के मुताबिक चौथे घर की हानि केपी रूल्स के मुताबिक तीसरा घर करेगा, क्योंकि वो उससे 12वां है। लेकिन मैंने अपने अध्ययन में, और जाहिर सी बात है आप मुझसे पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं वही रटी रटाई चीजें आप लोगों को परोस दूं और बोल दूं कि हाँ भाई तीसरा घर हानि कर रहा है। तो यहां पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि 12वां घर सिर्फ हानि नहीं करता है, 12वां घर बदलाव करता है। 12वां घर इज द घर ऑफ चेंज। तो हमेशा इस प्रिडिक्शन पर जाने के बजाय कि उसको डायरेक्टली लॉस समझ लेना,
इस बात को पहले ध्यान में रखिएगा कि 12वां घर सिर्फ लॉस नहीं दर्शा रहा है, 12वां घर चेंज भी दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि जब चौथे घर से तीसरा घर एक्टिव हुआ तो एक एक परिभाषा क्या कह रही है कि आपके घर का नुकसान हो गया, आपके निवास स्थान का लॉस हो गया, छूट गया वो आपसे। लेकिन दूसरी परिभाषा पैरेलली क्या कह रही है कि छूटा कुछ नहीं है, एक गया है एक नया मिला है। तो क्या आया है? सिर्फ बदलाव आया है। इसलिए 12वें घर पर वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा फिट होता है जो ये कहता है कि ऊर्जा को ना खत्म किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो 12वां घर क्या है? 12वां घर बदलाव का है। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में दो पर्टिकुलर हाउस जो हैं 8 और 12, इनको हमेशा नुकसान नहीं लेना है कि ये नुकसान कर देंगे, ये कुछ बदलेंगे भी, इनके अंदर बदलाव भी है। 9th हाउस क्या बताता है? भाग्य बताता है। अब आप यदि ट्रेडिशनल परिभाषा पर जाएं तो ट्रेडिशनल परिभाषा क्या कह रही है? ट्रेडिशनल परिभाषा तो ये कह रही है कि 9th हाउस जो है वो आपके कर्म का नुकसान कर देगा, क्योंकि 10th से 9th है। लेकिन एक तरफ हमको आज तक ये पढ़ाया गया है भाई 9th हाउस तो भाग्य है, तो ये तो बहुत बेकार भाग्य हो गया जो कर्म को ही नहीं छोड़ेगा, फिर क्या करें इस भाग्य। लेकिन अगर इसको और सरलता से समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ क्या है कि जब आप किसी कर्म में बदलाव करते हैं, आप कोई जॉब को बदलेंगे, किसी पोजीशन को बदलेंगे, तो क्या होगा? जो आपका करंट स्टेटस है, जो आपका जो करंट इमेज है, वो बदल जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इसलिए 9th हाउस क्या करता है? 9th हाउस आपके कर्म में बदलाव करता है। इसलिए क्या होता है कि आमतौर पर किसी की नौकरी कब बदलती है? आमतौर पर किसी की नौकरी तब बदलती है जब दो हाउसेस पर्टिकुलर रूप से काम कर रहे हैं। कौन से हाउस? 5th हाउस एंड 9th हाउस। क्यों? क्योंकि 5th हाउस क्या कर रहा है? 5th हाउस सो कॉल्ड, जो हमने बोला, नुकसान कर रहा है। किसका? नौकरी का। नुकसान नहीं कर रहा है, बदल रहा है। और 9th हाउस क्या कर रहा है? 9th हाउस स्टेटस में चेंज लेकर आ रहा है। कौन से स्टेटस में चेंज लेकर आ रहा है? जो स्टेटस आपकी प्रेजेंट जॉब ने आपको दिया हुआ था, वो स्टेटस बदल गया ना दूसरी जगह जाके। वहां कोई आपको सर कह रहा था, कोई आपका नाम ले रहा था, किसी के लिए आप सीनियर थे, किसी के लिए आप जूनियर थे। अब क्या हुआ? जब दूसरी जगह गए तो आपकी वो सब चीजें जो हैं वो बदलने लगी। आप कहीं कुछ और हो गए, कुछ और लोगों के आप सीनियर बन गए, कुछ और लोगों के आप जूनियर बन गए। तो क्या हुआ? आपके स्टेटस में बदलाव आ गया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा रूल है, जिसको आप आज तक पढ़ते आए हैं, कि 12वां घर लॉस का होता है, वो सिर्फ लॉस का नहीं होता, बदलाव का होता है। इस बात को समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, ये सब चीजों को लिखते रहिएगा। अगर नहीं लिखा, दिमाग से निकल जाएगा। आपको लग रहा होगा अरे ये तो हमने आज तक पढ़ते ही तो आए हैं, 12वां घर क्या हो गया, लॉस का है। आप जब आगे स्टडी करेंगे तो ये छोटा सा वर्ड जो है चेंज, ये आपको बहुत कुछ बताएगा। सेकंड पॉइंट क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी का? सेकंड पॉइंट ये है कि यहां पर कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स बेसिकली नंबर्स हैं। क्या है? नंबर्स हैं, जो आपको किसी भी इवेंट के समय एक रिक्वायरमेंट रहती है नंबर्स की, वो है।
इसको कैसे आप लेंगे? देखिए, किसी भी इवेंट को समझने के लिए हर ज्योतिष के अंदर कोई भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप उठा लीजिए, आप में से कुछ लोगों ने पहले एस्ट्रोलॉजी की होगी, कुछ लोग पहली दफा कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शौकिया तौर पर करते रहते होंगे। लेकिन जितने भी लोगों ने आज तक एस्ट्रोलॉजी को किया है, स्टडी किया है, उन लोगों ने दो बातें हर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखी होंगी। क्या? एक प्रॉमिस, दूसरा डिलीवरी। ये एस्ट्रोलॉजी के दो मुख्य स्तंभ हैं। ये दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला प्रॉमिस, दूसरा डिलीवरी। प्रॉमिस का अर्थ क्या होता है? प्रॉमिस का अर्थ होता है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है। ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी को कहां कहां फिक्स करके रखा। आपके जीवन में कुछ एरियाज आपके ऐसे रहेंगे जो बहुत चैलेंजिंग रहेंगे, जहां आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और कुछ एरिया आपके ऐसे रहेंगे लाइफ में जो बहुत इजीली आपको मिलते जाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है? ये है कि ईश्वर ने आपके जो इजीएस्ट एरियाज हैं या जो ट्रबलसम एरियाज हैं वो पहले ही फिक्स किए हुए हैं। किस माध्यम से फिक्स किए हुए हैं? उनको आप भाव बोलते हैं। 1 से लेकर 12 तक जो भाव हैं, उन भावों में आपके प्रोमिसेस फिक्स्ड हैं। आपकी शादी कैसी रहेगी? फिक्स्ड है। आपका व्यवसाय में क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे आप? फिक्स्ड है। आप जब घर खरीदोगे या एजुकेशन लोगे तो एजुकेशन के मैटर्स में आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगे? फिक्स्ड है। सब फिक्स्ड है। फिक्स्ड ड्रामा है। लेकिन इस फिक्स्ड ड्रामे में एक छोटी सी चीज है जो बहुत खूबसूरती से काम करती है, जिसको आप फ्री विल बोलते हैं। और हमारी लैंग्वेज में उस फ्री विल को हमने अलाइनमेंट का नाम दिया है कि आप उसको वैसे फ्री विल बोल रहे हैं, वैसे वो अलाइनमेंट है। तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी कुंडली आए, आपकी या किसी और की, सबसे पहली चीज किसी भी हॉरोस्कोप में क्या होती है? ना दशा होती, ना अंतरदशा होती। सबसे पहली चीज होती है प्रॉमिस क्या है। आपने किसी का 10th कस्पल सब लॉर्ड देखा, या आपने किसी की दशा देखी, बहुत अच्छे नंबर्स दे रही है, आप चार्ट हाथ में लेकर बोल रहे हो बहुत अच्छा प्रोफेशनली ग्रो करेगा, सामने वाला बोलता है कहां से ग्रो करेगा, ये तो बेड रिडन। क्या मिस कर दिया आपने? आपने प्रॉमिस मिस कर दिया। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं, आपने ये नहीं देखा कि ये उस प्रॉमिस को पालेने की हालत में है भी या नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या है? प्रॉमिस देखना है। आगे ये भी हम बात करेंगे कि प्रॉमिस में कौन कौन से हाउसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कुंडली पढ़ते हैं या कोई भी कुंडली सामने आती है तो मुख्य हाउस कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है? बाकी सब हाउसेस बाद में है, सबसे पहले इनकी बारी है। सबसे मुख्य हाउस है फर्स्ट हाउस, बिकॉज फर्स्ट हाउस आप है, आपका पैसा आपसे है।
आपके भाई बहन आपसे हैं, आपका घर आपसे है, बच्चे आपसे हैं। बीमारी किसको होगी? आपको होगी। पार्टनर किसको मिलेगा? पड़ोसी को मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा। परेशानी किसकी होगी? आपकी होगी। भाग्य किसका है? आपका है। कर्म किसका है? आपका है। आपके जीवन में इच्छाएं किसकी हैं? आपकी हैं। और आपके जीवन में आपके लिए खर्च कौन करेगा? आप ही करोगे। कौन है सर्वप्रथम? फर्स्ट हाउस। बिकॉज हर चीज आपके इर्द गिर्द, आप सेंटर पॉइंट है। इसलिए फर्स्ट हाउस जो है वो केंद्र बिंदु है किसी भी जन्म कुंडली का। ये पहला पॉइंट। अब ये तो हो गई कि भाई आप प्रॉमिस कैसे स्टडी करते हैं, कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्रॉमिस आपको बताता कौन है? इस प्रॉमिस का पता आपको किससे चलता है? इस प्रॉमिस का पता चलता है आपको ग्रह से। ग्रह से आपको पता चलता है। तो ग्रह क्या करता है? ग्रह आपको एक स्क्रिप्ट बनाकर देता है। ग्रह आपको एक स्क्रिप्ट बनाकर देता है जिसको आप प्लैनेटरी स्क्रिप्ट बोलते हैं केपी के अंदर। और स्क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है? स्क्रिप्ट का अर्थ होता है कहानी, पटकथा। तो इसका अर्थ क्या है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी स्क्रिप्ट को डिकोड करना, कि ये प्लैनेट मेरे को कौन सी कहानी बयां कर रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है मुझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो स्क्रिप्ट को लिखते समय, अब स्क्रिप्ट आप कहां कहां से बनाएंगे? स्क्रिप्ट को बनाने के लिए, प्लैनेटरी स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए आपको 2 कुंडलियों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 कुंडलियों की। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सिर्फ केपी चार्ट से काम हो जाएगा हमारा, दोनों कुंडलियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि 7 प्लैनेट की स्क्रिप्ट तो आप बहुत आराम से बना लोगे, लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके लिए आपको दोनों चार्ट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। वो प्लैनेट्स है राहु और वो प्लैनेट है केतु। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके पास 2 चार्ट है। पहला लग्न चार्ट, लग्न चार्ट। दूसरा केपी चार्ट। पहला लग्न चार्ट, दूसरा केपी चार्ट। लग्न चार्ट की रिक्वायरमेंट आपको क्यों आती है? केपी चार्ट, केपी एस्ट्रोलॉजी करते समय लग्न चार्ट की सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, और वो क्या है? वो ये है कि आपको ग्रह की राशि का पता लग्न कुंडली से चलता है। आपका ग्रह, आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो किस राशि में बैठा हुआ है, इसका पता आपको लग्न कुंडली से चलता है। और आप ही की कुंडली में बैठा हुआ ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, इसका पता आपको कहां से चलता है?
इसका पता आपको भाव चलित कुंडली से चलता है, जिसको आप केपी चार्ट बोलते हैं। किस किस का चार्ट अपने सामने खुला हुआ है अभी? अभी मैंने अनम्यूट किया है। हाँ जी, 12,885। आपके पास अपना केपी चार्ट है? 12,885 यस, है मेरे पास। है आपके पास? आप कोई ऐसे प्लेनेट का नाम बताइए अपनी कुंडली में हाँ, जो आपके लग्न चार्ट में किसी भाव में है और केपी चार्ट में वो शिफ्ट कर गया, ये बताइए। राहु इज इन 12th लग्न चार्ट राहु इज इन 12th लग्ना चार्ट एंड 11th इन केपी चार्ट। 11th हाउस इन केपी चार्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स मूव्ड वन हाउस अहेड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जस्ट सिर्फ एक प्लेनेट का मेरे को जानना है। राहु राशि में किस राशि के अंदर बैठा हुआ है? वृश्चिक। वृश्चिक राशि में। यस। और केपी चार्ट में वो 11th हाउस में चला गया। यस। तो इसको क्या बोलेंगे कि राहु इज इन स्कॉर्पियो बट इट इज इन हाउस नंबर 11। ओके। क्लियर? यस। मतलब कल को अगर हम राहु को कभी स्टडी करेंगे आपके, और ये बात आती है कि राहु मूवेबल साइन में है, कि फिक्स्ड साइन में है, कि ड्यूअल साइन में है, तो आप क्या कहेंगे कि राहु फिक्स्ड साइन में, क्योंकि वो स्कॉर्पियो में। ओके। अब यहां पर आप लोग एक गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि राहु जो है वो अगर आपका 11th में चला गया तो केपी चार्ट में हो सकता है वो 11th हाउस में जो राशि के अंदर दिखाई दे वो लिब्रा राशि दिखाई दे। बराबर। तो आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जी मेरा राहु तो लिब्रा साइन में चला गया। राहु लिब्रा साइन में नहीं गया है, वो स्कॉर्पियो में ही है, इसलिए वो मूवेबल साइन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो फिक्स साइन में कंसिडर किया जाएगा। वो जहां अपनी लग्न कुंडली में है। राइट? क्लियर हो गया ये बात? राइट, क्लियर। अब ये वाला पार्ट जो है इसको चाहे लिख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों बोल रहा हूं मैं कि जब आप करियर स्टडी करेंगे, जब आप चाइल्ड बर्थ स्टडी करेंगे, तब आपको राशियों की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। चैट को क्लोज रखिएगा, कोई चैट पर कुछ भी टाइप नहीं करेगा। लेक्चर के इन बिटवीन कोई भी चैट मेरे को नहीं चाहिए। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसी फ्लो में पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, आपके क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। तो ये जो पार्ट है कि राशि चार्ट को हम क्यों यूज करते हैं, वो हमें ग्रह की राशि के बारे में बताता है। और भाव चार्ट हम क्यों यूज करते हैं कि प्लैनेट कहां बैठ गया, भाव के अकॉर्डिंग, हाउस के अकॉर्डिंग, उसको हम केपी चार्ट से स्टडी करते हैं। अब किसी भी प्लैनेट की स्क्रिप्ट को हम 4 लेवल पर डिकोड करते हैं। ट्रेडिशनल केपी ज्योतिष में
जो कृष्णा मूर्ति जी द्वारा डिजाइंड है, उसको हम 4 लेवल पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले लिखिए नक्षत्र, ओ सॉरी, सबसे पहले लिखिए प्लैनेट, ग्रह। प्लैनेट के नीचे लिखिए नक्षत्र। नक्षत्र के नीचे लिखिए सब लॉर्ड। और सब लॉर्ड के नीचे लिखिए, सब लॉर्ड के नीचे लिखिए नक्षत्रा लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड। नक्षत्रा लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड। ठीक है, मैं एक सेकंड आप लोगों को लिखवा देता हूं। किसके पास चार्ट है अपना? नाइनटीन 112। यस सर। हाँ जी, आपके सन प्लैनेट को हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। ओके। आपकी कुंडली में जो सूर्य ग्रह के रूप में बैठा है, हाँ जी। उसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। बाकी सब लोग उसी की तर्ज पे अपने अपने सन का, जो आपकी कुंडली में जो सन है, उसकी स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा प्लैनेट है? आपका सन है। ओके। अब अपने सन का नक्षत्र लॉर्ड डिक्टेट कीजिए। आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन है सन का? सर सन का नक्षत्र लॉर्ड मून है मेरा। सन का नक्षत्र लॉर्ड मून है। हाँ जी। बाकी लोग मून लिख रहे हैं या अपना जो है वो लिख रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहीं आप मून लिख दें और फिर बोलें मेरा तो कुछ और था, वो मत कीजिएगा। तो सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया? मून हो गया। सन का सब लॉर्ड कौन है? सर सब लॉर्ड है मर्करी। सब लॉर्ड है मरकरी। आई एम तो सॉरी, सब लॉर्ड है मार्स है सर। सॉरी, वो एसएल। ओके, सब लॉर्ड है मार्स। यस। तो आपके सूर्य की जो स्क्रिप्ट बनी अभी तक, वो बनी सन, मून, मार्स। ठीक है, पूरा रिदम चल रहा है कुंडली में, सन मून मार्स। अब जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप पर हम क्या करेंगे?
हमने अब किसका नक्षत्र लॉर्ड लिखना है यहां पर? फोर्थ स्टेप पे मार्स का। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड लिखना है। हु इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मार्स इन योर? सर राहु। राहु। तो फोर्थ स्टेप पे हम क्या लिख देंगे? सन। आपने जो स्क्रिप्ट डिक्टेट की है उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? सबसे पहले सन, देन मून, देन मार्स एंड देन राहु। तो ये हमने आपके सन, जो आपका प्लैनेट है सन, उसकी ओवरऑल स्क्रिप्ट बना दी हमने। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर कौन किस किस भूमिका में है, कौन कौन सा प्लैनेट क्या रोल प्ले कर रहा है। तो सन अपने आप में क्या है? सन अपने आप में ग्रह है, यहां पर प्लैनेट है। मून क्या है? मून नक्षत्र लॉर्ड है। किसका? सन का। मार्स कौन है? मार्स सब लॉर्ड है। किसका? सन का। एंड देन राहु कौन है? राहु नक्षत्र लॉर्ड है। किसका? नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मार्स, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सब सब। लॉर्ड। ठीक है। ये क्या किया हमने? ये हमने सन की स्क्रिप्ट जो है वो फॉर्म कर दी। तो आप सब लोगों ने अपने अपने सन की स्क्रिप्ट फॉर्म कर दी है। ठीक है। यहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? अब ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको समझने में कोई भी परेशानी हो रही है, वो पहले एक बार क्लास को सुन लें, लेक्चर को अच्छे से सुन लें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा तो उसको पूरी तरीके से असिस्ट किया जाएगा। डोंट वरी, आप क्लास को सुन लीजिए आराम से। ठीक है। तो यहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक शब्द यूज किया जाता है जिसको आप सिग्निफिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेटर बोलते हैं। सिग्निफिकेटर। सबसे पहले हम सिग्निफिकेटर तक रहते हैं एंड देन वी विल जंप टू द फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो तरीके से कोई भी ग्रह काम करता है। एक सिग्निफिकेटर के रूप में, दूसरा फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर के रूप में। ठीक है। पहले सिग्निफिकेटर को समझेंगे, देन फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर को समझेंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा प्लैनेटरी स्क्रिप्ट को डिकोड करना अपने आप समझ में आने लगेगा। सिग्निफिकेटर कैसे बनता है कोई भी प्लैनेट, किसी भी चीज का? कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह कितने पार्ट में बांटा गया अभी तक? जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बनाई, एक ग्रह को आपने कितने पार्ट में बांटा है? 4 पार्ट में बांटा है। ठीक है। 4 पार्ट्स में आपने बांट दिया। अब आप एक काम कीजिए,
जो आपने प्लैनेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनमें से आप इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। प्लैनेट और नक्षत्र, इनको लिख दीजिए सिग्निफिकेटर। प्लैनेट और नक्षत्र, इसको मिलाकर लिख दीजिए सिग्निफिकेटर।